यूक्रेन ने रूस को धोखा देने का बेहतरीन तरीका खोजा है। इसे देखो, जो आप देख रहे हैं वह आइरिस-T है। यह एक जर्मन वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को दर्जनों किलोमीटर दूर से गिराने में सक्षम है। यूक्रेन को जर्मनी से कई सिस्टम मिले हैं और एक ऐसे देश में जिसे हर दिन बमबारी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सिस्टम जो पूरे आसमान की रक्षा करता है, सोने के बराबर है। इसीलिए रूस इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। एक आइरिस-T को नष्ट करना यूक्रेनी हवाई सुरक्षा में एक छेद खोलना है और रूसी पहले दिन से यही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप एक रूसी ड्रोन की नज़र देख रहे हैं जो ठीक उसी चीज के ऊपर उड़ रहा है जो एक आइरिस-T जैसी दिखती है, जो खार्किव में एक हवाई रक्षा बेस पर तैनात है। रूसियों ने लक्ष्य पहचानते ही तुरंत कार्रवाई की। एक ड्रोन ने हमला किया, पास आया, एक मिसाइल दागी और निशाना एकदम सही लगा। आइरिस-T नष्ट हो गया, मिशन पूरा हुआ, एक और यूक्रेनी सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह सिस्टम कभी असली था ही नहीं। रूस को अभी अभी चकमा दिया गया है और यूक्रेन जिस तरह से यह कर रहा है वह आपको हैरान कर देगा। यह ट्रिक इतनी आसान है कि यकीन करना मुश्किल है कि यह काम करती है। यूक्रेन अपने ही हथियारों की फुलाए हुए नकली प्रतिकृतियां युद्ध के मैदान में फैला रहा है। रबर के टैंक, कपड़े के मिसाइल सिस्टम, नकली रडार, ऐसे उपकरण जो दूर से असली दिखते हैं लेकिन अंदर से केवल हवा होते हैं। सुनकर मजाक लगता है ना? लेकिन युद्ध में इसके साथ जो हो रहा है वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। और यह समझने के लिए कि यह कैसे काम करता है, आपको जानना होगा कि यह विचार कल नहीं पैदा हुआ था। सन 1944 में डी-डे से पहले इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। मित्र देशों को, जर्मनी को यह धोखा देना था कि हमला कहां होने वाला है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लैंड के तट को नकली टैंक, विमान और तिरपाल ट्रकों से भर दिया। उन्होंने एक इतनी विश्वसनीय भूतिया सेना बना दी कि जर्मनों ने अपनी पूरी डिवीजन गलत जगह भेज दी, जबकि असली सैनिक नॉर्मंडी में उतर रहे थे। जर्मनी किसी और जगह हमले का इंतजार कर रहा था। इस समूह को भूतिया सेना कहा गया, जिसने 20 से ज्यादा युद्ध क्षेत्रों में काम किया। इसकी सफलता का कारण था कि अच्छी तरह दी गई गलत सूचना दुश्मन को बिना गोली चलाए ही पंगु बना देती थी। 80 साल बाद भी तर्क वही है, मगर अब विरोधाभास और भी अजीब हो गया है। 1944 में नकली चीजों को, इंसानी आंखों और उड़ते विमानों को धोखा देना होता था, जबकि आज इन्हें हीट कैमरों वाले ड्रोन, रडार सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी धोखा देना पड़ता है। आप सोचेंगे इससे नकली चीजें बेकार होंगी। आखिरकार जितनी ज्यादा निगरानी तकनीक होगी, किसी नकली चीज को पकड़ना उतना ही आसान होगा, है ना? लेकिन जो हो रहा है वह ठीक इसका उल्टा है और इसे किसी सैन्य इंजीनियर ने नहीं बनाया, न ही यह किसी अरबों की फंडिंग वाली रक्षा प्रयोगशाला में बना। इन फुलाने वाली नकली चीजों को बनाने वाले व्यक्ति का नाम विक्टर तलानोव है और यूक्रेनी रक्षा क्षेत्र के सबसे अहम नामों में शामिल होने से पहले वह स्पोर्ट्स बैलून, फुलाने वाले किले और बच्चों की पार्टियों के लिए उपकरण बनाते थे। तलानोव ने अपने ज्ञान से सैन्य प्रतिकृतियां इतनी विश्वसनीय बनाई कि अब यूक्रेनी सेना, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इन्हें ऑपरेशनल ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। और तलानोव की ये प्रतिकृतियां यूक्रेन के लिए एक बेहद अहम समय पर आईं, क्योंकि यूक्रेन के सामने एक ऐसी समस्या है जिसका कोई आसान हल नहीं है। वह जंग के मैदान में असली उपकरण खो रहा है। टैंक बनाना महीनों का काम है और लागत लाखों डॉलर आती है, लेकिन आज युद्ध के मैदान में ड्रोनों की भरमार की वजह से कोई भी बख्तरबंद वाहन तुरंत निशाना बन जाता है। अगर आप
असली टैंक मैदान में तैनात करें तो वह कुछ ही घंटों या मिनटों में दुश्मन के ड्रोन के रडार पर आ जाता है। असल उपकरण दिखाने की बजाय यूक्रेन अब मोर्चे की रणनीतिक जगहों पर इन्फ्लेटेबल प्रतिकृतियां तैनात करता है, जहां रूस को कार्रवाई करनी होती है और हलचल तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। दुश्मन को ऐसे लक्ष्यों पर हमला करने देता है जो असल में होते ही नहीं। ये चारे कुछ मिनटों में तैयार किए जा सकते हैं। एक छोटी टीम इलाके में टोही ड्रोन के आने से पहले टैंक की नकली प्रतिकृति फुलाकर तैनात कर सकती है, और जब इन्हें जगह बदलनी होती है तो ये बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे असली उपकरण के साथ करते। रूसी खुफिया एजेंसी पोजीशन के रिकॉर्ड देखती है, मूवमेंट देखती है और उसे एक असली लक्ष्य की तरह मानना शुरू कर देती है। बस इसमें एक साफ समस्या है। एक ड्रोन पास आ सकता है, सच में देख सकता है, तो सवाल उठता है, एक रबर की नकली चीज आधुनिक सैन्य तकनीक को कैसे धोखा दे सकती है? तो यही वो हिस्सा है जो वाकई चौंका देता है। ये नकलें सिर्फ रंगीन कैनवास नहीं, इन्हें इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इनकी खासियत सिर्फ दिखावे से कहीं बढ़कर है। इनमें से कई के अंदर हीटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। रूसी ड्रोन जब थर्मल कैमरे से टारगेट देखता है तो उसे असली टैंक के इंजन जैसा ही तापमान नजर आता है। रूसी ड्रोन ऑपरेटर इलाके की निगरानी कर रहा है। उसे जो दिखता है वो टैंक जैसा लगता है। वह विजुअली चेक करता है, टैंक जैसी लगती है। थर्मल कैमरे से चेक करता है, टैंक जैसी गर्मी दिखती है। वह एक रणनीतिक जगह पर खड़ा है, जैसे टैंक खड़ा होता है, तो फिर वह टैंक क्यों नहीं होगा? और नए वर्जन तो इससे भी आगे जाते हैं। यूक्रेनी इंजीनियर धुएं के जनरेटर के साथ ऐसी नकलें बना रहे हैं जो इंजन के एग्जॉस्ट का धुआं दिखा सकें, जो नकली रेडियो और रडार सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से भेजते हैं। नकली उपकरण दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम में असली जैसा लगेगा। तभी फर्क पता चलेगा जब वे पास आएंगे, और पास आना यही चीज रूसी सेना नहीं कर सकती और यूक्रेन उन्हें करने नहीं देगा। रूस जाहिर है भूला नहीं है। कई बार उसे पता चला कि उसने एक नक्खल को हिट किया था, लेकिन यहीं पर जाल और भी जटिल हो जाता है। जब रूस एक इन्फ्लेटेबल डिकॉय को नष्ट कर देता है, अक्सर वह सब कुछ रिकॉर्ड करता है, वीडियो प्रकाशित करता है, जश्न मनाता है, इसे सेना और रूसी जनता के लिए एक बड़ी जीत के रूप में पेश करता है। समस्या यह है कि अगर रूसी विश्लेषकों को शक हो भी कि लक्ष्य नकली था, फिर भी प्रचार जीतता है। जीत दिखाना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय यह मानने के कि उन्होंने रबर पुतले पर प्रिसीजन मिसाइल खर्च की। रूस दुविधा में है। धोखा मान ले तो अयोग्य दिखता है, नहीं माने तो नकली लक्ष्यों पर हमला करता रहता है। दोनों ही मामलों में यूक्रेन जीतता है। मुझे कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार रूस के लिए क्या ज्यादा बुरा है, धोखा खाना स्वीकार करना या भूतों पर हमला जारी रखना? लेकिन यहाँ कुछ और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है जो प्रचार से भी आगे है, वह है शक। खुद तलानों के अनुसार जब कोई रूसी ऑपरेटर यह संदेह करता है कि वह किसी नकली लक्ष्य को देख रहा है, तो यह संदेह अपना काम कर चुका होता है। अब उसे रुककर सोचना और खुद से पूछना पड़ता है, ये असली है या नकली? क्या मुझे हमला करना चाहिए? क्या मुझे मदद बुलानी चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़कर कोई और निशाना ढूंढना चाहिए? इस संदेह में बिताया गया हर एक सेकंड एक ऐसा सेकंड है जिसमें ऑपरेटर न तो निगरानी कर रहा है, न हमले की योजना बना रहा है, न ही ऑपरेशंस का समन्वय कर रहा है। और जब आपके पास 1300 किमी से लंबी फ्रंटल लाइन हो तो ये सेकंड्स धीरे धीरे बहुत बढ़ जाते हैं। वे मिनटों में बदल जाते हैं, मिनट घंटे बन जाते हैं और घंटे खोए हुए मौकों में बदल जाते हैं। यूक्रेन इस प्रभाव को साधारण तरीके से बढ़ाता है। वह इन नकली लक्ष्यों को बार बार इधर उधर कर उन्हें असली उपकरण की तरह रणनीतिक रूप से तैनात करता है। रूसी खुफिया एजेंसी को हरकत दिखाई देती है। उसे लगता है कि यह असली रणनीतिक स्थान परिवर्तन है।
वह जिन चीजों को असली लक्ष्य समझती है उनका पीछा शुरू कर देती है, लेकिन असल में वह सिर्फ नक्शे पर नकली रबर के पुतलों का पीछा कर रही होती है। और इस खेल की एक कीमत है, एक बहुत भारी कीमत। एक यूक्रेनी इन्फ्लेटेबल डिकॉय की कीमत लगभग $25,000 है, जिसकी पुष्टि खुद तलानोव ने इंटरव्यू में की थी। $25,000 उस उत्पाद के लिए जिसे 2 लोग 10 मिनट से भी कम समय में फुलाकर तैनात कर सकते हैं। अब इसकी तुलना रूस द्वारा इन्हें नष्ट करने के तरीकों से करो। रूसी क्रूज मिसाइल की कीमत $1 से $3 मिलियन हो सकती है। एक हाई प्रिसीजन हमला ड्रोन मॉडल के अनुसार लाखों डॉलर का हो सकता है। यहाँ तक कि वे सबसे सस्ते ड्रोन भी, जिन्हें रूस हमलों में इस्तेमाल करता है, अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। जिसे वे नष्ट कर रहे हैं। हर बार जब रूस किसी नकली डिकॉय पर हमला करता है, वह $25,000 के निवेश के बदले कम से कम 40 गुना ज्यादा खर्च करती है, कुछ मामलों में 100 गुना ज्यादा। यह कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह कई मोर्चों पर महीनों से बार बार हो रहा है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, रबर के डमी पर दागी गई हर मिसाइल वह मिसाइल है जिसका इस्तेमाल असली लक्ष्य के खिलाफ नहीं हो पाया। यह गोला बारूद है जिसे किसी फैक्ट्री में महीनों में तैयार किया गया, मोर्चे तक पहुंचाया गया और जो बस यूं ही बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। रूस को अपनी युद्ध भूमि की आपूर्ति और नुकसान की भरपाई करने में दिक्कत हो रही है, जिससे हर बर्बादी भारी पड़ रही है। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो एक ऐसे युद्ध की है जिसे रूस ने सोचा था कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वही युद्ध देश को अंदर से खोखला कर रहा है। 2025 में यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेशनों ने दूसरी रणनीतियों के साथ मिलकर सिर्फ 1 महीने में रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता का 38% तक ठप कर दिया। सितंबर में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन पिछले महीने की तुलना में 18% गिर गया। तेल और गैस ऐतिहासिक रूप से रूसी सरकार की आय का 40% तक हिस्सा रहे हैं। इस बुनियादी ढांचे पर बार बार हमला करना युद्ध के वित्त पोषण पर सीधा हमला है। फिर भी रूस आगे बढ़ रहा है, पर उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। पूरे 2025 के साल में रूस की सबसे बड़ी क्षेत्रीय उपलब्धियां सिर्फ पतली जमीन की पट्टियां और कुछ गांव ही थीं। इतने बड़े प्रयास और मानवीय लागत को कुछ भी सही नहीं ठहरा सकता। युद्ध के मैदान में पहल होने के बावजूद सेना के इतनी धीमी गति से आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, और जब तक यह जाल काम करता रहेगा, दूसरी तरफ का नुकसान बढ़ता ही जाएगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट SES का अनुमान है कि रूस ने फरवरी 2022 से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक लगभग 12 लाख हताहतों को झेला है। इसमें मारे गए, घायल और पकड़े गए लोग हैं, जिनमें 3,25,000 तक युद्ध में मारे गए हो सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि रूस कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। समस्या इतनी गंभीर हो गई कि जनवरी 2026 में रूस ने पूरे साल के लिए सैन्य भर्ती को आधिकारिक बना दिया। पहले अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए विशिष्ट अवधियां होती थीं, अब यह लगातार चलती रहती है। और भर्ती से बचने के नियम बहुत सख्त हो गए हैं, जिससे रूसियों के लिए बुलाए जाने से पहले देश छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। रूस के पास हमला करने की इच्छा है, लेकिन लोगों की कमी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूक्रेन यह युद्ध रूस से ज्यादा ताकतवर बनकर जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह इसे ज्यादा कुशल बनकर जीतने की कोशिश कर रहा है। रूस ने यह युद्ध सैनिकों, टैंकों, विमानों, मिसाइलों और औद्योगिक क्षमता में बढ़त के साथ शुरू किया था। 4 साल बाद ये सारी बढ़तें एक एक करके यूक्रेनी नवाचारों, पश्चिमी समर्थन और खुद रूसी रणनीतिक गलतियों के कारण
खत्म होती गईं। ये फुलाए जाने वाले नकली हथियार शानदार उदाहरण हैं। ये कोई अत्याधुनिक तकनीक नहीं है, न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न ही ऐसा हथियार सिस्टम है जिस पर अरबों खर्च हुए हों। ये रबर और हवा से बनी नकली चीज है जिसे फुलाए जाने वाला किला बनाने वाले ने अपने ज्ञान का उपयोग कर बनाया है और ये काम कर रही है। क्या आपको वो रूसी ड्रोन याद है जो शुरुआत में आया, फायर किया और सीधा निशाना लगाया? जिस ऑपरेटर ने रिकॉर्ड किया उसने सब पोस्ट किया और जश्न मनाया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं दूर थी। वो आयरिस्टी कहीं और सुरक्षित था। जो फटा था वो फोम और कबाड़ से बना एक नकली मॉडल था। मिशन पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस युद्ध में क्या हो रहा है इससे देखना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं